नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान की समसामयिक की श्रृंखला पढ़ रहे थे और उसमें जनवरी का करंट हमने कर लिया था 16 तारीख की क्लास में, 16 मार्च। उसके बाद में आगे 23 मार्च की क्लास में हमने फरवरी का करंट कर लिया था। फिर 30 मार्च की क्लास में हमने मार्च का करंट कर लिया था और उसके बाद में 7-6 अप्रैल की जो क्लास हुई उसमें हमने राजस्थान के जो खेल खिलाड़ी थे, जनवरी फरवरी और मार्च महीने के जो मेन खेल खिलाड़ी, वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज जो क्लास है वो है आज 13 तारीख, अगला संडे, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मुख्य योजनाएं विभिन्न विभागों की, ठीक है। इन सब की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से ही है, जिसमें तकरीबन 1,15,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। वो चैनल में आपको अपलोड मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यह हमारे करंट सीरीज़ की क्लास हो जाएगी 5वीं, ठीक है। ये 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें ली जा चुकी हैं। अगली क्लास होगी 21 तारीख को। 20 को संडे है, मगर मैं रहूँगा जयपुर। 18 तारीख को वर्कशॉप है कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू की, तो 18, 19, 20 3 दिन जयपुर रहने का विचार है। तो अगली क्लास जो होगी करंट अफेयर की वो 21 अप्रैल को ली जाएगी। ये 6ठी क्लास होगी और इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स पूरा, और एक ये बात इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ये सीरीज़ अनवरत जारी रहेगी। 1 महीने में 4 क्लासेस रहेगी, मैंने आपको बताया था, हर संडे को क्लास आती रहेगी। और जनवरी 26 तक इस सीरीज़ को मैं जारी रखूँगा, ठीक है। अप्रैल में हमने मार्च में स्टार्ट की है इसको, आधे मार्च से, तो मान के चलिए कि 10 महीने लगभग ये सीरीज चलेगी। तो हर संडे के हिसाब से तकरीबन 40 से क्लासेस होती हैं और 40 से क्लासेस में पूरे 1 साल का करंट अफेयर हो जाएगा, जो कि आपको राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी रहेगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, मैं बड़ा आश्वस्त हूँ इस चीज़ को लेके कि काफ़ी कुछ प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। अभी जो जेल प्रहरी की परसों पेपर हुआ था, परसों क्या कल ही हुआ था सॉरी, तो उसमें जो प्रश्न किए गए थे वो प्रश्न आपके योजनाओं के प्रश्न वो इसी पीपीटी के अंदर थे ऑलरेडी। हालांकि मैं तो बाद में थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम नहीं था इसलिए। बाकी मोस्टली सारे आ जाएंगे और मुझे भरोसा है कि प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना कर पाए तो भी राजस्थान का करंट अफेयर आपका बढ़िया अच्छा हो जाएगा, जिसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बिना कोई समय खराब किए हुए हम इस पॉइंट पे चलते हैं। देखो, इसमें हमने मेजर जो योजनाएं हैं वो सारी हमने कवर की है, तो आप इसको देखना अच्छे से। और मेरा सुझाव यही है कि पीपीटी प्रिंट करने की बजाय इसको आप शॉर्ट में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ऐसा प्लान करना। तो अब देखिए, और एक मैं और बात बताऊं, ये जितनी भी योजनाएं हैं इनमें आपको बहुत अधिक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक आपको इनके ऊपर पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर योजना के संबंध में 2 से 3 बातें याद रखनी है। पहला ये कि योजना कब से है, दूसरा ये कि उस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, और तीसरा कोई अन्य फैक्ट पकड़ में आ जाए तो वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अन्य फैक्ट का मतलब ये है कि जैसे कोई उस साल कोई अलग से बजट आवंटित हुआ है, या फिर उसमें कोई कैटेगरी है जिसको लाभान्वित, कोई वर्ग है जिसको अलग से फायदा हो रहा है, तो ऐसा कोई एक आधा तथ्य याद रखना है। बाकी उसके अंदर पिछले सालों में कितने बजट दिए, कहाँ से दिए, इतना सारा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो गवर्नमेंट चलाती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ योजनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें बेसिकली उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम बात को शुरू करने जा रहे हैं, एक एक को आप उसको। सबसे पहले आते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना पे। देखिए, विश्वकर्मा से नाम से आपको समझ में आ गया कि विश्वकर्मा प्राचीन ऋषि हुए थे और जिनका जो मुख्य क्षेत्र था वो विभिन्न प्रकार के कौशल से था। विश्वकर्मा शब्द स्किल से जुड़ जाता है। विश्वकर्मा, उन्हीं लोगों ने विश्वकर्मा को पूजा जो स्किल से रिलेटेड थे, कला और कौशल से रिलेटेड थे।
तो विश्वकर्मा शब्द आते ही हम सीधे आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्किल पे चले जाते हैं, क्योंकि वो प्राचीन काल में उन्हीं वर्गों के ऋषि माने जाते थे। दूसरा शब्द है पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, और पीएम शब्द आता है, इसका मतलब साफ हो जाता है कि यह योजना प्रधानमंत्री की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। तो विश्वकर्मा नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य होगा कि जो भी पारंपरिक कारीगरों हैं, जितने भी पारंपरिक कारीगर का मतलब होता है परंपराओं से अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे दर्जी है तो आपको पता है कि उसके जैसा कपड़ा सिलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुथार है तो उसके जैसा लकड़ी और क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट का काम करना दूसरे किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो पुश्तैनी काम है और पीढ़ियों से काम करते आए हुए, तो उनका हाथ बड़ा साफ होता है। इसी प्रकार से हमारे समाज में कई ऐसी कौशल जातियां हैं जिनका काम बड़ा दक्ष है। तो ऐसे लोगों को एक प्रकार से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अब देखिए शुरुआत कब होती है। अब आपको उसमें क्या पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि ये 17 सितंबर को हुई और 2023 को पहला। इसके अंदर दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो पारंपरिक कारीगरों के कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। साथ में आजकल आपको पता है कि डिजिटल एरा चल रहा है, तो उनको डिजिटल एजुकेशन देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म देना, ताकि उनके प्रोडक्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनकी डिमांड बढ़े, ताकि उन लोगों को एक प्रकार से अच्छी कीमत भी मिले और अच्छा मार्केट भी मिले। तो उनको एक प्रकार से डिजिटल व्यापार भी करवाना। तो इस प्रकार के उद्देश्य हैं इस योजना के, और इसमें टोटल 18 प्रकार के ट्रेड शामिल किए गए। कितने? 18 ट्रेड शामिल है, जिसमें देखो मूर्तिकार, दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार इत्यादि, ये ऐसे ऐसे टोटल 18 जो है परंपरागत कारीगर कौशल शामिल है इसमें। अब इसके तहत करेंगे क्या विश्वकर्मा योजना में? इसमें आपको 3 लाख तक के लोन आसानी से दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो वर्ग होते हैं उनके पास में आर्थिक संकट थोड़ा रहता है, क्योंकि अगर वो बिजनेस को एक्सपांड करना चाहें तो उनके पास में पैसे नहीं होते, और बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको पता है कि कोई भी बिजनेस संभव नहीं है। और अगर किसी साहूकार वगैरह से लेंगे तो फिर वो प्रॉफिट तो उसके ब्याज में चला जाता है। तो इसमें ये क्या करेंगे, आसान ऋण देंगे 5% की, 3 लाख तक आसान ऋण मिलेगा, जिसमें आपको 5% का ब्याज दर रहेगा सिर्फ। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं 5% कोई बड़ी ब्याज राशि नहीं होती है। गाँव में ना आप जाओगे तो 3 से 4 की मिति आराम से ली जाती। मिति का मतलब होता है मासिक, और अगर उसको परसेंटेज से मोड़ोगे तो 4 की मिति का मतलब होता है 48%। बैंक भी हमारे को नॉर्मली 12-13%, 10% से नीचे लोन नहीं देता है। तो ये 5% के ऊपर आपके ऋण है वो ब्याज दर दिया जाएंगे। पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख तक के लोन है वो दिए जाएंगे। ठीक है, कौशल विकास आधारित इसमें 5 का 7 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और इस प्रशिक्षण के अंदर इनको 500 रुपये हाजिरी भी दी जाएगी, सामने दी जाएंगी। और डिजिटल लेन देन को इसको प्रोत्साहन करने के लिए 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये प्रति लेन देन के हिसाब से इनको और ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़े। तो काम भी फेयर होता है और इनके लिए भी बढ़िया रहता है। ठीक है, और उपकरण खरीदने के लिए भी 15,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। ये पीएम विश्वकर्मा योजना है। तो उसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि 3 लाख तक का आसान ऋण, जो कि आपके 5% की रियायती ब्याज दर पे दिया जाएगा, 18 ट्रेड को फायदा मिलेगा, और पारंपरिक जो आपके कारीगर जो है उनको इसमें फायदा होता है। और हकीकत में देखा जाए तो गाँव के अंदर जाओ आप, शहरों में तो ठीक है, फिर भी ये लोग अभी आधुनिक हो गए हैं। दर्जी है तो अपने बड़े बड़े शोरूम लगा रहा है, ये लोहार है तो लोहारों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने मार्केटिंग का काम कर नहीं पा रहे हैं। गुडरिया लोहार तो घूमते ही रहते हैं, इनके पास में कोई मार्केट नहीं है, स्किल बहुत अच्छी है। कुम्हारों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, बढ़ई की भी ऐसे ही है कुछ। तो इनको एक अच्छा अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले और अगर इनको प्रोत्साहन किया जाए तो ये अपना तो इनका तो आजीविका बड़ी शानदार चलेगी, देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, और कोई भी व्यक्ति गरीब वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि सबको अच्छे से रोजगार मिल जाता है। ये वर्ग बड़ा अच्छे से ऊपर उठ सकता है। तो इस योजना का मेन जो फोकस है वो पारंपरिक कारीगर है। बजट 2025-26 में एक विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना भी शुरू की। इस योजना में क्या है, वापस वही बात है कि 2 करोड़ तक के ऋण दिए जाएंगे और 8% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी।
ठीक है, मतलब जो भी लोन होगा, जैसे 10% पे लिया है तो 8% सब्सिडी मिलेगी, महज 2% उसके ब्याज लगेगा और मार्जिन मनी भी दी जाएगी। इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने फंड भी आपके घोषित किया है। तो ये युवाओं को एक प्रकार से उद्यमी बनाना है, युवाओं को उद्यम की ओर ले जाना है, क्योंकि इस गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि सरकारी नौकरियों के प्रति इतना अधिक आकर्षण नहीं हो। 2000 की भर्ती आती है, 20 लाख बच्चे उसका इंतजार करते हैं, होने तो 2000 ही, अल्टीमेटली 19 लाख और बाकी के तो सारे बेरोजगारी रहने हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से कौशल और स्किल पे काम किया जाए तो निश्चित तौर पे समाज का एक बड़ा वर्ग है वो उद्योगों की तरफ अगर जाता है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी में एक्सपांड होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, सारी चीजें जो है वो हो जाती है। तो 25-26 में बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण है वो दिए जाएंगे। इसी नाम से पेंशन योजना भी शुरू की है मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर 2024 को। अब आप एक ही पेज पे विश्वकर्मा लिख के एक ही पेज पे सारे विश्वकर्मा योजनाओं को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अब मैं बता दूं कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे आगे भी। सरकार जब इतना कर रही है तो दोनों गवर्नमेंट बीजेपी की है और इसमें यह भी रहता है कि योजनाओं में जिस पार्टी की सरकार होती है जनरली अपनी पार्टी के द्वारा किए गई योजनाओं पे जो कार्य किया, चाहे उसने नाम ही बदला हो या फंड अलोकेट किया हो या फिर कोई नई योजना शुरू हुई हो, उस पर ही प्रश्न आएगा। अभी जैसे बीजेपी की सरकार है तो अब मान के चलिए कि या तो बीजेपी सरकार की कोई योजना है तो उस पर प्रश्न आएगा, या कांग्रेस की कोई योजना थी जिसमें बीजेपी ने अपना नाम उसने कोई चेंज कर दिया हो या उसमें कोई छोटा मोटा संशोधन किया है, तो ऐसी योजना भी पूछी जाने की संभावना रहती है। वे योजनाएं जो दूसरी सरकार की है और उनमें इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, उनका संभावना न के बराबर होती है, ठीक है। अब ये कब शुरू हुई है? 15 दिसंबर 2024 को इसी सरकार की योजना है और ये पेंशन योजना की शुरुआत अंत्योदय सेवा शिविर में की गई थी। इसके तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी। तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में 3000 रुपये पेंशन मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत किया गया है, ठीक है। तो ये लाभार्थी अंशदाताओं को, जो भी लाभार्थी है और इनके अंशदाताओं, मतलब इन्होंने पहले से कोई प्रीमियम करवाया हुआ हो, उन्हीं को फायदा मिलेगा, सभी को फायदा नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नीति, इसके बारे में हमने 2 बार पहले भी बात की है कि 2 मेन कैटेगरी बनाइए, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स को ए कैटेगरी में रखा है और 1 लाख से कम और 7000 से अधिक को बी कैटेगरी में रखा है। ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट की योजनाओं का प्रसार करेंगे, हर जगह पोस्ट करेंगे, एक आधी रील बनाएंगे, डेली एक आधी रील बनेगी जिसमें गवर्नमेंट की कोई इनको योजना को वो प्रमोट करेंगे। ऐसा करेंगे तो अगर कोई 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स वाला करता है किसी भी सोशल मीडिया पे हो, तो उसको है वो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी पहले कि 1 लाख कितने हैं, जैसे जोधपुर संभाग में कितने हैं, जयपुर में कितने हैं, सभी की लिस्ट तैयार होगी। हर जिले में 1-1 और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2-2 तथा श्रेणी बी में 1-1 इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा, ठीक है। ये लिस्टें आ गई अभी। श्रेणी ए को 25,000 रुपये और बी को 15,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा मेहनताना, और इन्फ्लुएंसर को प्रतिदिन सरकार की योजनाओं पर पोस्ट या शेयर करना है। कंटेंट क्रिएशन में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मतलब वही है, रील के माध्यम से कोई न कोई एक आधी डेली एक पोस्ट बनानी है, तो उनको मंथली 25,000 रुपये ए वालों को, और जनरली इन्फ्लुएंसर सारे 1 लाख से अधिक ही है, तो हर जिले में 1-1 इन्फ्लुएंसर होगा और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2-2 होंगे और श्रेणी बी में 1 प्रसारक होगा। ये सोशल मीडिया का सदुपयोग करना, क्योंकि आज की तारीख में मार्केटिंग का सबसे बढ़िया जरिया है ना, वो है सोशल मीडिया। पहले आपको पता है कोचिंग सेंटर भी अपना बैच जब लेती थी तो एडवर्टाइजमेंट के लिए अखबार में विज्ञापन दिलाती थी, अब वो बंद हो गया। अब मतलब बंद तो क्या कहें, हालांकि कम बहुत हो गया है। अब कहाँ हो रहा है? अब फेसबुक पे या फिर रील्स के माध्यम से टीचर्स की रील्स आ जाती है या उसकी एक प्रकार से मार्केटिंग की ऐड आ जाती है। ट्विटर के माध्यम से कई लोग भी छोड़े हुए होते हैं इनके, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे, जो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी होता है।
तो आजकल सूचना जो है वो अखबार, क्योंकि लोग अखबार पढ़ना कम कर दिया और देखना शुरू कर दिया रील्स वगैरह, तो वो प्रचार का सशक्त माध्यम है। गांव में अनपढ़ व्यक्ति भी अखबार नहीं पढ़ेगा मगर रील्स जरूर देखता है, सोशल मीडिया जरूर देखता है, तो इसके जरिए ये लोग काम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की एक प्रकार से पॉलिसी है। ये देव ऋण योजना है। इसमें क्या किया गया है, इसमें जैसे जो भी पशुपालक है जिनके पास में 50 से अधिक पशु है, उनको इस योजना का फायदा मिला जाए। फायदा क्या मिलेगा, अब 50 से प्लस अगर पशु है तो इनको 1,60,000 रुपए का लोन मिलेगा। ठीक है, 1,60,000 का, और जिसकी ब्याज महज 4% ही होगा, इससे अधिक ब्याज दर नहीं लगेगी इसकी। ठीक है, साथ ही यह पहली चरण के अंदर 3,011 परिवारों को इसका फायदा मिलने वाला है। और सरकार ने इस योजना को अभी शुरू किया था 17 अक्टूबर 2024 को। अब आपको बस इतना ही करना है, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात इसमें भी यही लिखी हुई है। तो 50 प्लस पशु जिसके पास भी है, पशुपालक के पास में, उसी को फायदा मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, लोन मिलेगा, 1,60,000 का ऋण मिलेगा उसको अगर वो चाहें तो, और ऋण की ब्याज दर बहुत कम होगी। 4% कोई बहुत अधिक ब्याज दर नहीं होती है, बहुत ही सामान्य ब्याज दर होती है। और 3,011 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। ये 3,011 जैसा आंकड़ा इसलिए आता है कि ये एक फिक्स बजट आवंटित करते हैं, जैसे 5,000 करोड़ कर दिया या 500 करोड़ कर दिया, तो एक व्यक्ति को 1,60,000 देते हैं, तो उसमें से इसका भाग देने के बाद में इतना मोटा मोटा आंकड़ा प्राप्त होता है। इसलिए ये 3,011 ऐसे आंकड़े वो 11 वगैरह के आते हैं। ये है देव ऋण योजना, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, और इसमें ये 4 बातें आप अपनी बुकलेट में नोट कर लेना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये प्रश्न तो बेसिकली इतना नहीं आता, मगर ऋण वितरण की अवधि जो है बाद में अभी पिछली सरकार ने बढ़ा के 31 मार्च 2024 तक कर दी थी। तो मतलब पिछली सरकार की योजना है, मगर इस सरकार ने थोड़े से इसमें चेंजेस किए। तो चेंजेस मैंने कहा ना, इस सरकार ने पिछली सरकार की उन्हीं योजनाओं, मतलब ये सरकार उन्हीं योजनाओं को पूछेगी जिसमें सरकार ने कोई चेंजेस किया है, भले नाम ही बदलाओ, और या फिर कोई नई योजना चलाई हो, इसके अलावा नहीं पूछेंगे। तो मैंने भी ऐसी योजनाएं ली है। तो ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है, इसमें क्या है कि जो शहरी, ये शहरी है, मतलब इसमें गांव का व्यक्ति नहीं आएगा, तो शहरी जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गली में ये गाड़ा खोल के बैठे हैं, चाहे वो पानी पूरी वाला ठेला हो, चाहे चाय का ठेला हो, चाहे सब्जी का ठेला हो, या कोई नाश्ते का ठेला लगाया हुआ हो, ऐसे जितने भी लोग हैं, इन लोगों को एक प्रकार से बिना गारंटी के, बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। ऐसे 5 लाख लोगों को लोन मिलेगा। जो भी पहले आएगा उसको लोन मिल जाएगा, पहले के 5 लाख लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, ये इसमें असंगठित सेवा के कामगारों की श्रेणियां हैं, उनको मिलेगा। और व्यक्ति की मासिक आय 15,000 से कम तथा पारिवारिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, ठेले वाले जितने भी लोग हैं, मोस्टली ऐसा है कि ठेले वाला हर दिन कम से कम 1,000-2,000 से ऊपर ही कमाता है। अधिकांश मैं बता रहा हूँ आपको, शहर के अंदर ठेलों वालों की इनकम इससे कम नहीं होती। इससे कम होती तो वो ठेला भी हटा देता फिर। तो 1,000-2,000 का मतलब ये हुआ कि महीने के 50-60,000 रुपये आराम से कमाते हैं। लेकिन ये असंगठित है, तो ये तो न तो टैक्स भरते हैं, न इनकी इनकम है वो ये कहीं शो करते हैं, न इनकी इनकम ये कहीं दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वापस वही 2-4 हज़ार रुपये वाले दिखाते हैं, तो सब योग्य हो जाते हैं। और अगर नियमों के अनुसार देखें तो कोई भी योग्य नहीं है, क्योंकि 15,000 मासिक का मतलब था दिन में 300 रुपये। अब मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, मतलब 300 रुपये से कम कमाओ। कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ा खोल के बैठा है और 300 रुपये से अगर उसकी कम इनकम है, तो 15 दिन से अधिक गाड़ा नहीं रखेगा, वो हटा देगा वहां से। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है कि शहरी स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा, असंगठित सेवा के कामगारों की श्रेणी में 5 लाख लोगों को 50,000 रुपये की राशि के बिना गारंटी 5 लाख को मिलेगा बस। और लोन कितना मिलेगा? 50,000 रुपये। इसके लिए कोई गारंटी रखनी जरूरी नहीं है और कोई ब्याज नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट रेट, नो गारंटी। और पहले 5 लाख जो आएंगे उनको मिल जाएगा। 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 16 अगस्त 2021 से योजना चल रही है। ठीक है, पहले ये 2022 तक थी, अब इसको बढ़ा के 2024 तक कर दिया गया।
आयु सीमा पहले 18 से 40 थी, अब इसमें 18 से 60 कर दी गई। ये 2 चेंजेस इस सरकार ने किए इसमें। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रिशन किट योजना, अभी बाड़मेर के अंदर महिला सम्मेलन हुआ था, जिसकी चर्चा मैंने 30 मार्च की क्लास में भी की थी। इसमें कई सारी घोषणाएं हुई थी, उसमें एक घोषणा ये भी थी कि सुपोषण न्यूट्रिशन किट दिए जाएंगे। और अब ये किट के अंदर आपके क्या होगा, इसमें वही सारी सामग्री होगी जो एक प्रकार से जब मल न्यूट्रिएट हो चुकी महिलाएं, कुपोषित हो चुकी है, तो उनको कुछ ऐसी किट सामग्री दी जाएगी जिससे कि वो अपना उनको मिनरल्स और संतुलित आहार के लिए जो जो मिनरल्स होते हैं वो सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मैस भत्ता मिलेगा, जिसमें वंचित है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, दिव्यांगों के लिए 3250 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 50 बेड का एक सरस्वती हाफ होम्स भी बनाया है, 18 वर्ष बाद भी इसकी सहायता होगी, 50 बेड की सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ हर ब्लॉक पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र भी बनेगा, 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान भी बनेंगे, 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण भी किया जाएगा, 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसी कई सारी घोषणाएं यहाँ पे की गई थी। कालीबाई भील उड़ान योजना, अब ये देखो, ये पहले से योजना चल रही थी, जैसे हमने IM शक्ति उड़ान योजना भी नाम दिया गया था। और इसके तहत जो भी 18 से लेकर और 45 वर्ष तक की 10 वर्ष से लेकर जो बच्चियां जिनके पीरियड्स शुरू हो गए, मासिक धर्म जैसे हम कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि मासिक धर्म की स्थिति में बालिकाएं जो है वो कई बार विद्यालय नहीं जा पाती, उनको सैनिटरी पैड जो है वो नहीं मिल पाते, गाँव में इतनी सुविधाएं नहीं होती, तो कई बार वो अनहाइजेनिक कपड़े का यूज कर लेती है, जिससे कई बार वो बीमार भी हो जाती है, इन्फेक्शन का कारण भी बन जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में स्कूल, आंगनवाड़ी, इनके माध्यम से 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक, क्योंकि 10 वर्ष के बाद है वो पीरियड स्टार्ट होते हैं, 45 तक रहते हैं, लगभग 45 के आस, फिर मोनोपॉज की स्थिति आ जाती है। तो इस अवधि में प्रत्येक बालिका या महिला को 12 के हिसाब से, ठीक है, प्रति माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो दिए जाएंगे, और ये आंगनवाड़ी, स्कूल वगैरह में निःशुल्क मिलेंगे। और ये माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की योजना, पहले इसका नाम IM उड़ान योजना था और अब इसका नाम कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया, बस ये नाम चेंज किया इसमें। और बाकी तो ठीक है। 19 दिसंबर 2021 को अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत की थी, मगर ये पूछ इसलिए जाएगी कि इन्होंने उसका नाम चेंज किया। मैंने कहा ये लोग जो कुछ भी परिवर्तन करेंगे वो योजना पूछने की चांसेस पूरे रहेंगे। उम्र 10 से 45 वर्ष, महिलाएं और बालिका, कॉलेज में भी हैं, स्कूल में भी हैं, इन सब जगह ये योजना आपके लागू है। अब ये है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये पशु बीमा योजना है, मतलब ये हुआ कि जो पशुपालक है, जो अपने पशु रखते हैं, तो क्या होता है, कई बार पशुओं से उनका जीवन चल रहा होता है और कई बार ऐसी बीमारी, महामारी आ जाती है कि पशु मरने शुरू हो जाते हैं और किसानों की हालत खराब हो जाती है। तो अब इन्होंने मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है, जिसका सीधा सा मकसद ये है कि जो पशुपालक है उनके पशुओं को बीमा कवर देना। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार है वो उसको बीमे के तौर पे हर्जाना देगी, जिससे क्या होगा कि अगर 2 पशु किसी के मर गए तो उनको है वो 40,000 रुपए का बीमा मिल जाता है प्रति पशु, तो 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो वो नया पशु भी खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया योजना शुरू की। इससे पहले पशुओं के बीमा कवर जनरली होते नहीं थे, फसलों के बीमा हो गए, मनुष्य का तो खैर बीमा होता ही होता है, हर शरीर के हर अंग का होता है, गाड़ियों का बीमा होता है, घरों के बीमे होते हैं, पशुओं के बीमे की व्यवस्था की गई है। ये पहले एक योजना तो थी, मगर इसको बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने काम किया है। अब इसके तहत 21 लाख पशुओं को इसका फायदा मिलेगा। अब 21 लाख में 5 लाख तो है गाय, ठीक है, 5 लाख गाय है और 5 लाख ही भैंस है, तो 10 हो गई। फिर 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरी, 20, और 1 लाख ऊंट, ये 21 लाख है। और प्रत्येक पशु, उसको अगर पशु की डेथ हो जाती है तो 40,000 रुपये उसको बीमा पास होगा और उसको मिलेगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसकी न्यूज़ थी यहाँ पे। अब देखिए, इसमें आपको पता है कि इसमें जो किसान है उसको कुछ न कुछ प्रीमियम जमा करवाना पड़ेगा,
ठीक है, बिना प्रीमियम बीमा पास नहीं होता। कुछ वर्ग प्रीमियम से फ्री भी रहेंगे। तो प्रीमियम क्या रहेगा देखिए, अब इस योजना के लिए कुल 400 करोड़ का बजट है, वो मैंने लिखा उधर 400 करोड़ का बजट दिया गया है। और इसमें बीमा का क्या रहेगा, 1 वर्ष कोई प्रीमियम नहीं देना है आपको। उसके बाद में अगर एक गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है, इनकी उम्र लिखी हुई पीछे, तो 21 कार्य दिवसों में मृत पशु का दावा हो सकता है बीमा करवाने के बाद, और राज्य बीमा विभाग उसको 40,000 रुपए दे देगा। ठीक है, पशुओं की टैगिंग अनिवार्य, जियो टैग होगा, नहीं तो क्या कोई गलत इसका योजना का फायदा ना ले। ठीक है, प्रावधान क्या किया है, लॉटरी द्वारा चयन होगा। भाई 21 लाख पशु लेने हैं तो सीधी सी बात है 21 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो जैसे आवेदन अधिक आ गए तो पहले 21 लाख ले लिए जाएंगे। गोपाल क्रेडिट धारक और लखपति दीदी को इसमें प्राथमिकता रहेगी। SC ST को आरक्षण भी रहेगा, उनके लिए 16% और 1% का कंटिन्यूसली आरक्षण रहेगा। इतने परसेंटेज पशु इनके होंगे तो, और इनको प्राथमिकता में रखा जाएगा, लॉटरी से चयन किया जाएगा। ये हैं आपके मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, अगर कोई बिंदु कई बार समझ में नहीं आता, मान लो, हालांकि मैंने तो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी खबरें तो सारी ले ली, फिर भी आपको लगता है इसमें से कोई पॉइंट छूट रहा है, तो आप स्वयं भी गूगल करके उस पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि इसमें, जैसे इसमें मैंने डेट नहीं डाली, तो आप है वो डेट चेक कर सकते हैं कि इसकी ये डेट है, आप खुद भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, हालांकि डेट इधर भी आ गई, वहाँ नहीं लिखी, यहाँ लिखी हुई है। पहले कामधेनु पशु योजना चल रही थी, इसके उसी को इसने बंद करके और उसके स्थान पे ये योजना शुरू हुई है। ये 2024-25 की योजना है और 13 दिसंबर 2024 को किसान सम्मेलन हुआ था अजमेर के कायड़ में, वहां पे इस योजना की घोषणा की गई। देखो डेट भी आ गई। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमित पशुपालकों की संख्या दोगुनी अब की जाएगी। ये अब 21 लाख की जगह पे अब आगे 42 लाख का प्रावधान है और उसके लिए 200 करोड़ अतिरिक्त व्यय होगा। तो 400 करोड़ तो पहले था ही, प्लस अब 200 करोड़ और दे दिए, तो अब ये बजट योजना कितनी हो रही है, 600 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। ठीक है, ऐसी घोषणा अभी मंगला पशु बीमा योजना में गवर्नमेंट ने करी है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। आंगनवाड़ी के अंदर पहले आपको पता है कि फूड मिलता था, एक हेल्दी फूड मिलता था बच्चों को। ठीक है, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में अब वापस से ये लोग क्या करेंगे, 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले दलिया उपलब्ध करवाते थे, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। पहले ये 3 दिन ही था, अब कितने दिन करवाएंगे, 5 दिन होगा। पहले दलिया दिया जाता था, आजकल अब क्या देंगे, दूध उपलब्ध करवाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि ग्रामीण एरिया में दूध उपलब्ध करवाने की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि हर घर में कोई न कोई पशु होता ही होता है, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो। तो ऐसी स्थिति में उनको दूध की आवश्यकता रहती नहीं, वो घर से वैसे दूध का उपयोग कर लेते हैं। तो ठीक है, 200 करोड़ का व्यय करना है इनको, तो ये लोग कर लेंगे अमृत आहार योजना के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामित्व योजना, इसके बारे में हम 3 बार पहले बात कर चुके हैं करंट की क्लासेस के अंदर। मैंने ये बताया था कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है, पजेशन। पजेशन का मतलब होता है जैसे कोई खेत है, आपका घर है या आपकी जमीन है, उसके ऊपर आपका पजेशन होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये योजना इसलिए शुरू की है कि हाई तकनीकी कैमरा और ड्रोन की सहायता से पूरे क्षेत्रों की मैपिंग करवाई जाएगी और फिर जिसमें जिस किसान की जो संपत्ति है उसको है वो डिजिटली उस व्यक्ति को वो उपलब्ध करवाई जाएगी, उसको डिजिटल संपत्ति के आपके की जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कार्ड अगर मिल गया ना व्यक्ति को, कानूनी एक प्रकार से हकदार हो जाएगा और फिर आगे किसी भी प्रकार के कोर्ट में विवाद होते हैं तो आसानी रहेगी। तो गांव की आबादी का संरक्षण होगा, उन्नत तकनीक के सहारे मानचित्रण किया जाएगा। ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया, पहले थी मेरे हिसाब से। 230 प्लस जिलों के 50,000 गाँव में 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये कार्ड लोगों की संपत्ति का कानून का मालिक बनाता है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी संपत्ति का अधिकार गरीबी कम करने और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। संपत्ति कार्ड से ऋण भी लिया जा सकेगा, योजनाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। इसमें क्या है कि फिर स्वामित्व फिक्स हो जाएगा, सरकार को पता चल जाएगा कि कौन सा किसान के पास में कितनी संपत्ति है।
फिर ये बीपीएल एपीएल की लिस्टें सारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ से तो यूँ बहुत अच्छा है कि हर किसान के पास अपना स्वामित्व कार्ड होगा, तो उसमें सारा डिटेल होगी कि किसके पास कितनी जमीन है, उसके पास कितनी संपत्ति है। अब किसानों के लिए, सरकार के लिए दूसरा फायदा ये है कि किसानों को तो फायदा ये है कि उनके स्वामित्व क्लियर हो जाएगा, सरकार को फायदा ये है कि जो किसान फर्जी बनकर गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा लेते हैं वो फिर नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा, तो फर्जीवाड़ा कम होगा तो रेवेन्यू लॉस भी कम हो जाएंगे। ठीक है। अब 35,955 लगभग 36,000 गाँव का ड्रोन सर्वेक्षण भी पूरा किया जा चुका है और 15 लाख से अधिक कार्ड वितरण भी किया गया है। तो ये स्वामित्व योजना बहुत बड़ी योजना है। गांव के अंदर तो एकदम से हर जगह अब यही चल रहा है कि कार्ड बनेंगे, सबके कार्ड बनेंगे, आइडिया बनेगी, इस टाइप से। राम जल सेतु, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश। तो राम जल सेतु, क्योंकि भगवान श्री राम की अयोध्या में जो जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसकी पहली वर्षगांठ पे इसको शुरू किया गया था। तो ये जो बेसिकली क्या है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनके बीच में जितनी भी नदियां और नाले हैं, इन सबको कनेक्ट करके और दोनों के लिए जल सप्लाई का काम किया जाएगा। तो रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, राम जल हो गया। सेतु लिंक परियोजना, ठीक है। तो राम जल का नाम है वो इस वजह से इन्होंने भजन लाल जी ने दिया है। पहले इसका नाम पार्वती काली सिंध चंबल योजनाएं थी, पूरी राजस्थान योजना थी, और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच के जो भी नदी नाले उनको शामिल किया गया है। 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर में इसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। इसके तहत होगा क्या क्या देखिए। इसमें राजस्थान को सब जगह से जल उपलब्ध करवाना है। सब जगह मतलब राजस्थान के इसमें 17 जिले आएंगे, और राजस्थान के कितने 17 जिले, और एमपी के कितने 13 जिले, ये इस पूरे बीच में आ जाते हैं। और ये सारे जिलों के नाम याद रखने की जरूर, संख्या याद कर लेना। बाकी आपको पता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं, और मध्य प्रदेश और उसके बीच में जो चंबल नदी का क्षेत्र है वगैरह है, ये सारे दिमाग में रखने भूगोल को आपके। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ था और उद्घाटन भी हो गया इसका। 9416 करोड़ की लागत है। इसके तहत रामगढ़, महलपुर, जल सेतु, नवनेरा, बिसलपुर, ईसरदा बांध तक जल सिस्टम बनाया जाएगा। लगभग इसकी राशि जो स्वीकृत है वो 44,517 करोड़ की राशि है। 94 से 16 करोड़ के काम भी हो चुके हैं। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो नदियां हैं उनका काम है। तो ये इसमें सारी बातें हैं और कुछ भी नहीं है, वो वही बातें थी जो पहले वाली थी। जल जीवन मिशन, इसका तहत हर घर नल पहुंचाने की योजना है और 2028 तक सभी घरों में नल पहुंचा दिए जाए। हमारे घर में भी नल आ गया अब गांव में, तो अभी 2 महीने पहले आया हमारे घर में नल आया। तो मैं घर गया था एक बार, अभी पूछा, मैंने कहा ये नल तो आ गया, इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो नल तो 3 महीने हुए आ गया, हमारे घर में भी लग गया है। बस अभी पानी नहीं आ रहा है, वो पानी जब आएगा तो हमारे लिए भी एक व्यवस्था हो जाएगी। अभी तक तो हमारे गाँव के अंदर पानी का ये सिस्टम रहता है कि ट्रैक्टर से हम टंकी डलवाते हैं। 200-250 रुपए की टंकी आती है, मीठे पानी की अलग आती है, खारे पानी की अलग आती है। ये टंकी भी किसी न किसी की आपके बेरे से लाई जाती है। बाकी वर्षा का जल स्टोरेज करते हैं तो वो 2-1 महीने चलता है, 2-3 महीने 4 महीने, उसके बाद में फिर टंकियों का दौर शुरू हो जाता है। अभी तो ये स्थिति है, हैंडपंप वगैरह होते हैं मगर उसमें बहुत खारा पानी है। तो अभी ये अगर योजना ठीक से लागू होती है तो हम जैसे किसानों के लिए, हम जैसे जो ग्रामीण एरिया है वहां पे बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है। अब केसीसी जो पहले 3 लाख तक मिलती थी, अब वो 5 लाख की होगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, 5 लाख तक को किसान को लोन दिया जाएगा। आपको पता है कि हर बैंक को प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है। हर बैंक के लिए, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए आरबीआई ने नियम बना रखा है कि तकरीबन 40% के आसपास उनको पीएसएल करना पड़ता है। प्राइमरी सेक्टर को, प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करनी पड़ती है, उधार देना ही पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन है? छोटे किसान हैं, या जो 10 लाख से छोटे कम आय वाले घर बनाने वाले हैं, स्टूडेंट है। इनको अपने टोटल जो कैप है उसका उनको तकरीबन 30-40% हर का अलग अलग होता है, देना ही पड़ता है बैंक को। तो ये किसको दें? तो फिर ये किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से ये बैंक जो है वो किसानों को लोन देती है और अपने पीएसएल का कोटा पूरा करती है। ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए।
इससे तकरीबन 7.7 करोड़ किसान फायदे में रहेंगे। और इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और कुछ नहीं, बस केसीसी की लिमिट 5 लाख कर दी गई है। ज्ञानम भारत मिशन, ये हम जैसे लोगों के लिए है, जिसमें जो पांडुलिपियां हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स और दस्तावेजीकरण और संरक्षण, इसमें क्या होगा, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां जो प्राचीन काल में लिखी गई लिपियां थी, जो पत्तों के ऊपर लिखी गई या फिर कागज के ऊपर लिखी गई। कागज तो बहुत बाद का है, पहले पेड़ों के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, उनको डिजिटल किया जाएगा, ठीक है, उनको डिजिटल किया जाएगा और फिर आपके संग्रहालयों में इनको उपलब्ध हो जाएगी। ये बहुत बड़ी योजना है। अभी मैं बताऊं, हमने जब पीएचडी करी थी उस समय ये चीजें इतनी मुश्किल है। आप आर्काइव में जाओ, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, पावर है आपके पास में, अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आपके पास में कोई सामग्री पहुंचेगी, दस्तावेज पहुंचेगा। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर ये चीज़ें डिजिटल हो जाती है और इजी टू एक्सेस हो जाती है तो रिसर्चर को बहुत फायदा है, ठीक है, ताकि वो इतिहास के नए नए तथ्य सामने ला सके। अभी तो सब कुंडली मार के बैठे हैं, तथ्य बाहर ही नहीं आता। तथ्य बाहर इसलिए नहीं आता कि उनको पता है कि सारे तथ्य बाहर आते हैं, तो फिर उन तथ्यों के कई बार बवाल खड़े हो जाते हैं कि पहले क्या होता था, सारी चीजें बाहर आ जाती, क्योंकि हर इतिहासकार तटस्थ तो नहीं होता, वस्तुनिष्ठ नहीं होता, वो अपने हित के अनुसार फैक्ट निकालेगा और ऐसा इतिहास लिखेगा कि इतिहास के प्रति कई बार घृणा बढ़ जाती है। कोई इतिहासकार ऐसा होगा जो पक्ष में लिखेगा, तो इस प्रकार की चीजें हो जाती है, इसलिए जनरली नहीं होता। तो ये डिजिटल होने का है, ये ज्ञानम भारत मिशन। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, देखो धन धान्य से समझ में आ जाता है कि यह आपके धन धान्य का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां कृषि व्यवस्था से संबंधित कोई बात हो। तो प्रधानमंत्री ये कृषि योजना धन धान्य, इसमें क्या किया गया, जो 100 ऐसे जिले जहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जहां पे फसल की बुआई भी बहुत कम है, जहां पर ऋण भी लोगों को कम मिल पाते हैं, क्योंकि देखो फसली ऋण जितने भी हैं ये उत्पादकता और फसल उत्पादन और बुआई के बेस पे तय होता है कि कितना मिलना है। तो उत्पादकता और बुआई कम है तो ऋण भी कम मिलते हैं, तो ऋण कम मिलते हैं तो किसानों की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। तो इस हेतु ये योजना शुरू की गई है जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 100 जिलों के किसानों को इस योजना के तहत आपके लाभान्वित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में पिछड़े हुए किसान जो है 100 जिलों के, जहां उत्पादकता कम है, फसल की बुआई कम है, वहां पे इसका फायदा दिया जाएगा। एग्री स्टेक योजना, ये भी हमने पहले से बताया कि ये शिविर लगेंगे और ये शिविर आपके लग रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं, जिसमें किसानों को 11 अंकों का एक फार्मर आईडी कार्ड दिया जाएगा। ये उसमें रजिस्ट्री होगी जिसमें पूरा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। और इससे पहले जो हमने आपके ये योजना देखी एग्री स्टेक, और साथ में कौन सी स्वामित्व योजना कहाँ गई, तो ये स्वामित्व योजना और एग्री स्टेक योजना एक दूसरे को पूरक योजनाएं हैं, क्योंकि उसके बिना ये आईडी कार्ड के अंदर भी जानकारियां नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका फायदा यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट के मिलेगा और किसानों की डिजिटल पहचान भी सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। 15 दिसंबर 2025 नहीं 2024, ठीक है, ये 25 की जगह 24 कर देना। पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कृषि सिंचाई योजना 2.0, कृषि सिंचाई में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जल ग्रहण एरिया है, जल ग्रहण का मतलब होता है नदी हो चाहे तालाब हो, ऐसे क्षेत्र जहां जहां से पानी ग्रहण करते हैं, कैचमेंट एरिया, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जल ग्रहण यात्रा प्रधानमंत्री ने की थी, 5 फरवरी 2025 को योजना शुरू की गई और इसमें 149 परियोजना स्वीकृत की गई है। जल ग्रहण विकास जानकारी को जन जन तक पहुंचाना और इसके लाभ और जुड़ाव सुनिश्चित करना, लोगों को जोड़ना यहाँ से, ठीक है। इसमें 149 परियोजनाओं पे काम किया जाएगा, क्योंकि अगर परंपरागत जल स्रोत जो है उनकी कैचमेंट एरिया को नहीं बचाया तो ये सारे के सारे जल स्रोत खत्म से हो जाएंगे। क्योंकि देखो जैसे कोई तालाब है और जहां जहां से पानी आ रहा है वहां खेत जोत दिए गए,
तो फिर उस तालाब में पानी कहाँ से आएगा, और अगर तालाब में पानी नहीं आता है तो उस पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से पेयजल संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो कृषि सिंचाई योजना का मेन टारगेट ये है कि जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रति लोगों को जागरूक करना और कैचमेंट एरिया को बचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पुरानी योजना है काफी, मगर पूछी जा सकती है, काफी मात्रा में चल रही है। बेघर और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको किफायती आवास उपलब्ध करवाना। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए 2,88,550 आवासों की स्वीकृति दी गई और इतने घर ये बन भी गए हैं। आंकड़े सारे ये समग्र रूप से आंकड़े दे दिए हैं। अब इसको पहले दिसंबर 2024 तक इसकी अवधि समाप्त हो रही थी, अब इसकी बढ़ा की अवधि कितनी की है, दिसंबर 2025। तो ये संशोधन किया है, इस वजह से हमने है वो इस योजना को पीपीटी में शामिल किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति जिसका उदय करना है, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना। पहले इसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ही कहते थे, अब इसका नाम है वो दीनदयाल जोड़ के कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपके ये सारे पॉइंट किए जाएंगे। क्षमता निर्माण किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी शहरों की, रोजगार की, सामाजिक जुड़ाव रखा जाएगा, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता दी जाएगी, बेघरों को आश्रय दिया जाएगा, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए जाएंगे, कई सारी और विशेष परियोजनाएं चलाई जाएगी। तो शहरी आजीविका मिशन के अंदर शहरों में लोगों को आजीविका उपलब्ध करवाना, उनके लिए ढांचा खड़ा करना, मतलब शहरों के विकास की योजना ये। ये सारी बातें। अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से जानी जाती थी, अब गवर्नमेंट ने इसका नाम है वो चेंज कर दिया, और अब ये 6 जनवरी 2024 में नाम चेंज किया है सरकार ने। इसके तहत आपको पता 8 रुपए में भोजन करवाते हैं इंदिरा रसोई योजना के अंदर। गवर्नमेंट हालांकि 22 रुपये पे करती है, तो 8 रुपये कस्टमर देता है, और ऊपर के जो पैसे हैं 22 - 8 14 रुपये ये गवर्नमेंट देती है प्रति थाली के हिसाब से। ये अन्नपूर्णा पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। ये स्वास्थ्य शासन विभाग और पंचायत राज विभाग मिल के काम कर रहा है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण कस्बों में किया जा रहा है। 891 रसोइयों के माध्यम से दोपहर और रात्रि को 2 टाइम भोजन करवाते हैं। 891 रसोइयाँ, ये रसोइयाँ बढ़ती रहती, याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर के भोजन में और 100 थाली रात्रि के भोजन में उपलब्ध, मतलब 200 लोग खाना खा सकते हैं, 100 दिन में और 200 शाम को। थाली में क्या क्या मिलता है वो भी सारा मैं बताऊंगा आपको। तो लाभार्थी को 8 रुपए थाली के पे करने होते हैं, पीछे गवर्नमेंट देती है। टोटल वैसे थाली की रेट 22 रुपए है, और जो 8 रुपए देगा उसको 600 ग्राम भोजन सामग्री मिलेगी। 600 ग्राम में क्या होगा, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम सब्जी और पीछे चपाती। ठीक है, साथ में ये खिचड़ी भी रहेगी और अचार भी रहेगा। ये भोजन दिया जाता है, और 2024 तक लगभग 1 साल के अंदर 2 करोड़ 27 लाख थाली भोजन परोसा जा चुका है। ठीक है, जो कुल भोजन क्षमता का 89.3% है। तो क्षमता कितनी है, 100 थाली दिन में, 100 थाली सुबह, तो क्षमता का 90% यूज हो रहा है यहाँ पे। ये योजना है यहाँ पे। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी, पहले मैंने आपको बताया, एक तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, एक शहरी गारंटी योजना है। शहरी क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनको भी रोजगार दिया जाए। तो ये योजना शुरू हुई थी 9 सितंबर 2022 को। कब, 2022 को। तो पहले 100 दिन का रोजगार था, अभी 125 दिन का रोजगार है। कितना है, 125 दिन का रोजगार मिलता है। और किसको, 18 से लेकर 60 वर्ष के जो लोग हैं, अकुशल श्रम, ठीक है, ताकि परिवारों को रोजगार भी मिल जाए और उनकी मदद भी हो जाए। परिवार अपनी जन आधार आईडी के कार्ड के जरिए पंजीकरण करवा सकता है, जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। इसमें बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं। शहर के अंदर वृक्ष लगवाना, सफाइयाँ करवाना, कोई शहर के छोटे मोटे निर्माण कार्य करवाना, ये सारे शहर के जो कार्य है
ये इन लोगों से करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये शहरी रोजगार गारंटी योजना है। कितने दिन मिलती है साल में प्रत्येक व्यक्ति को? 125 दिन। वो व्यक्ति 18 से 60 की उम्र का होना चाहिए। बाकी ये सामग्री है, ज्यादा इसमें लोड लेना नहीं है आपको। दिसंबर 2024 तक 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 1.83 लाख परिवारों को काम भी आवंटित किया गया। ये आंकड़े नहीं पूछते परीक्षा में, मगर ये ध्यान रखना। नमो ड्रोन दीदी योजना, 1000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और सहायता उपकरणों की खरीद के लिए सहायता करना। बाकी मैंने आपको बताया कि जो ड्रोन तकनीक है उसका उपयोग करके खेत में खाद डालना, कीटनाशक डालना, ये सारा का सारा कार्य करना। तो ये नमो ड्रोन दीदी पहले बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है मेरे इसी करंट क्लासेस में, आप एक बार देख लेना, पहले की क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। अटल भूजल योजना आर्थिक समीक्षा में जनरली आती रहती है। ये 2020 से 25 के बीच की योजना है। वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग करता है। भूजल संरक्षण की, आपको पता है कि जमीन के भीतर जो जल है ये मुख्य स्रोत है किसानों का और हम सब का ही। तो अगर उनका संरक्षण नहीं हुआ तो जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। तो भविष्य में हमें इस प्रकार के संकट देखने को मिल सकते, जलीय संकट। उसके बचाव के लिए अटल भूजल योजना चली। ये 20 से 25 तक के बीच में है, मार्च 25 तक लागू रही। बाकी आपको पता है भूजल के प्रबंधन को बढ़ावा देना है और समाज को है वो संवेदनशील बनाना, ताकि जल स्तर में जो भूजल स्तर है उसकी गिरावट को रोका जा सके। ये वर्ल्ड बैंक प्रायोजित है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ये आर्थिक समीक्षा में आता है। दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 फरवरी 2019 में की गई और इसमें 2 रुपए प्रति लीटर की सहायता राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? 5 रुपए। ठीक है, 600 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। तो दुग्ध उत्पादक जितने भी हैं उनको, आपके जो रजिस्टर्ड हैं उनको प्रति लीटर पर जो बेच रहे हैं 5 रुपए का फायदा दिया जाएगा। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये काफी पुरानी योजना है, 19 की योजना है, जिसमें यह था कि 10 करोड़ रुपए के सब्सिडी युक्त ऋण दिए जाएंगे। सब्सिडी युक्त का मतलब ये होता है कि जो ब्याज होता है उसमें गवर्नमेंट भरती है कुछ ब्याज। जैसे 10 करोड़ का, जैसे मान लो 50 लाख रुपए ब्याज हुआ, तो जैसे उसमें जितनी भी सब्सिडी है गवर्नमेंट उतना भरेगी, शेष हिस्सा ही उसी को देना पड़ेगा जिसने लोन उठाया है। 25 लाख रुपए तक का किसी ने लोन लिया है तो 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। 8% ब्याज अनुदान का मतलब ये होगा अगर ब्याज 8% पे लिया है तो उसको 0% देना है। 5 करोड़ रुपए तक 6% अनुदान मिलेगा और 10 करोड़ रुपए से अधिक पर 10 करोड़ तक 5% अनुदान मिलेगा। जैसे किसी ने 10 करोड़ का लोन लिया है 8% पे, तो 5% छूट मिल जाएगी, 3% उसको भरना पड़ेगा खाली। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की योजना है और SC/ST की भागीदारी जो है वो गैर कृषि क्षेत्रों में सुनिश्चित करना। विनिर्माण, सेवा, व्यापार, इनके विकास में SC/ST की भागीदारी सुनिश्चित करना, इस हेतु ये योजना चलाई जा रही है। ठीक, आदिवासी दलित आदिवासियों को उद्यम के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना। ठीक है, कृषि के अलावा उद्यम के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना। वैसे इनका उद्यम में काफी योगदान है। इसके लिए भी ऋण देने 25 लाख तक, ब्याज अनुदान 9% है। तो 25 लाख तक कोई लोन लेता है, अगर उसको 8% पे ब्याज % पे लोन लिया तो उसको 0% ब्याज देना है। 10% पे लिया तो 1% ब्याज देना है। 5 करोड़ के लोन लिए तो 7% सब्सिडी है, 10 करोड़ के लोन तक 6% की सब्सिडी है। ये बहुत बड़ी सब्सिडी होती है ना, कम नहीं है ये सब्सिडी। आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात है ये, और इसको संपूर्ण राजस्थान में फिर लागू किया गया, नाम थोड़ा बदला गया है। इसके ऊपर मैं बहुत अधिक बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे हम बात पिछली क्लास में कर चुके हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। माँ बाउचर योजना भी बोलते हैं इसको। इसमें कौन शामिल है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो परिवार है वो सब शामिल है, और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना में जो चिन्हित परिवार शामिल है, छोटे किसान, संविदा कर्मी, EWS, कोविड-19 के लाभार्थी, वरिष्ठ नागरिक, इन सबको इसका फायदा मिल रहा है। इसकी कई सारी विशेषताएं दी गई है। ये मूल रूप से 30 जनवरी 2023 को था, फिर इसका नाम बदल के और ये माँ योजना कब किया,
ये 1 मई 2021 को किया गया। तो इसमें फिर जहां बीमा कंपनी को प्रति परिवार 1965 रुपए प्रीमियम देना है, क्योंकि देखो बिना प्रीमियम बीमा पास नहीं होगा। इस योजना में कुल 1819 पैकेजेज है, विभिन्न बीमारियों का फायदा मिलता है। 1761 पैकेज बीमा मोड पे है, ठीक है। जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसका एक पूरा पैकेज है, हर बीमारी का एक पैकेज दिया हुआ है। प्रति परिवार 25 लाख रुपए कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। बीमा मोड पे 5 लाख, ट्रस्ट मोड पे 20 लाख रुपए। और ये सारे के सारे इसमें यूं कहिए कि जितने भी पैकेजेज हैं ये सारे, और 73 डे केयर पैकेज कैंसर का अलग से और दिया है। तो वर्तमान में 1.33 करोड़ परिवार इस योजना में पंजीकृत है। बहुत शानदार योजना है, अशोक गहलोत सरकार की योजना। इन्होंने केवल नाम चेंज किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। छोटा मोटा परिवर्तन और भी है, तो वो हमने इसकी योजना को पहले भी एक बार माँ वाउचर योजना में पढ़ा था। निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसमें क्या है कि राजस्थान के मेडिकल विभाग में जो भी जांचें होती है उनको फ्री करना है। 1 अप्रैल 2022 को शुरू किया, संपूर्ण राज्य में ये लागू हो गई थी। फिर इसके नाम चेंज कर दिए होंगे इन्होंने। आईपीडी और ओपीडी सुविधा उपलब्ध होगी, और इसमें निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना दोनों शामिल है। इसमें 1240 दवाइयां फ्री मिलेगी, 428 सर्जिकल की वस्तुएं जब ऑपरेशन के दौरान यूज होती है वो फ्री मिलेगी। 156 सूचर्स को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद सम्मिलित किया गया। ये सारे सुविधा गरीब व्यक्ति समझता इन योजनाओं का महत्व, ठीक है। जिनको हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त में इलाज मिले और मुफ्त में अगर उसको दवाइयां मिले तो गरीब के लिए इससे बढ़िया क्या चाहिए। ये गरीब के लिए नहीं, ये अमीरों के लिए मतलब मध्यम वर्ग के लिए। आरजीएचएस, आप जैसे सरकारी सेवा में जाओगे तो आपका आरजीएचएस कार्ड बनेगा, आपका आरजीएचएस हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ पैसा कटेगा। और इसमें कौन कौन लाभार्थी, मंत्री, विधायक वगैरह, राज्य सेवा में कर्मचारी जितने भी हैं, पेंशन भोगी है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। जन आधार कार्ड का उपयोग करके ये आरजीएचएस कार्ड बनता है। फिर ये सारी दवाइयाँ फ्री हो जाती है। 740 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के अंदर, राज्य के बाहर भी 35 हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ, आरजीएचएस कार्ड पे आपका इलाज करवाओ, सारा कुछ फ्री रहता है उसमें। हाँ, ये है कि वो हॉस्पिटल आरजीएचएस में होना चाहिए, ठीक है। अब तो मोबाइल ऐप भी बना दिया, काफी सारी सुविधाएं फायदेमंद कर दी है इनकी। महिला और पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता या सास ससुर में से एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया गया। यहाँ तो माँ बाप का फ्री इलाज करवाए या सास ससुर का करवाए, दोनों में से एक का, दोनों का नहीं होगा। अगर मेरा आधार कार्ड है तो मैं या तो मम्मी पापा का करवाऊँ या सास ससुर का, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये सारे होम्योपैथी, आयुर्वेद, सभी उपचार इसमें शामिल हैं। आप जब गवर्नमेंट में आ जाएंगे तब आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। आयुष्मान वय वंदन योजना, वय का मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। बुजुर्गों को बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा प्राप्त करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 5 लाख का बीमा कवरेज दिया जाएगा और कैशलेस इलाज होगा। 29 अक्टूबर 2024 से इस योजना को चलाया जा रहा है और 22 लाख नागरिक इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। अब देखो, इन योजनाओं का लोगों को पता ही नहीं, बाकी बढ़िया योजना है। अगर आपके घर में कोई 70 वर्ष से अधिक कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसको आप रजिस्टर्ड करवा दो। 5 लाख तक का कवरेज प्रदान करती हुई सारा कैशलेस उपचार, कोई पैसे किसी को नहीं देने आपको। 22 लाख लोग रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, इनका कार्ड बन जाता है। फिर जब हॉस्पिटल जाएंगे तो वो कार्ड दिखाने के बाद उनका ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये वो बेरोजगारी भत्ते का ही बदला हुआ नाम है। 1 फरवरी 2019 को शुरू किया था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। और अब इसमें यह कहा गया कि भैया आप बेरोजगारी भत्ता लेते हैं तो आप इंटर्नशिप करिए, किसी ऑफिस में जाइए, काम करिए 4 घंटे 5 घंटे जो भी, और वो सर्टिफिकेट आप जमा करवाओगे तो उसके बाद आपको भत्ता मिलेगा। हम फ्री का नहीं देंगे, आपको कोई न कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, रोजगार कौशल भी हो जाएगा और आपको भत्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, राज्य के स्नातक बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए योजना शुरू की गई। इसमें स्नातक होना जरूरी है, इसमें रेगुलर पढ़ाई करता हुआ व्यक्ति पात्र नहीं है। मुख्यमंत्री 1 जनवरी इसका नाम बदला है और आवेदकों को अनिवार्य रूप से कम 3 माह तक कौशल प्रशिक्षण विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी और अधिकतम 2 वर्ष तक इनको ये फायदा दिया जाएगा। लोगों ने सेटिंग कर ली, किसी भी विभाग में जाके नाम लिखवा दिया और फिर इंटर्नशिप मिल जाती है और फिर इनको भत्ता मिलता रहता है। पुरुष को 4,000 रुपये और महिला वगैरह इनको 4500 रुपये, 500 रुपये एक्स्ट्रा,
तो ये है युवा संबल योजना, पुरानी योजना है काफी। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। कौशल का मतलब क्या है यहाँ पे? कौशल का मतलब है स्किल से। अब यहाँ पे स्किल बढ़ाने की योजना है। कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केंद्र महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल बढ़ाई जाएगी। सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहे हैं और ये RLDC के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। 350 घंटे का होगा, मतलब कॉलेज एज के अंदर ये प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नारी शक्ति को उद्यम में लाना। नारी शक्ति को उद्यम में लाना मतलब उद्योग धंधों में लाने की कोशिश करना है ये। इस हेतु उनको वित्तीय सहायता देना, कौशल संवर्धन करना, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सारे कार्य करने हैं। ठीक है, और भी इसमें वित्तीय सहायता वगैरह ये सारी चीजें। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, ये पहले इंदिरा गांधी शक्ति योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और साथ में स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, ऋण दिए जाएंगे, 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ऋण राशि का 50% अनुदान दिया जाएगा। जो भी लोनेबल इनकी जो अमाउंट है 25% अनुदान होगा। वंचित वर्ग से कोई है तो उसको 30% अनुदान मिलेगा। इसमें उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि वगैरह सब रहेंगे। और अभी तक 4142 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। तो महिलाओं को प्रशिक्षण देना, कौशल देना, ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। वर्क फ्रॉम होम जॉब योजना थी, जिसमें ये भी महिलाओं के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जो घर से कार्य करके अपने परिवार की आजीविका चला सके। ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगी, जिसमें घर से वस्त्र निर्माण है, ऑनलाइन काउंसलिंग है, एडवाइस है, ऑनलाइन टीचिंग है, वेब डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री का काम है, GST का काम है। ये सारे काम महिलाओं से करवाए जाएंगे घर बैठे बैठे ही। और महिलाओं को उनका पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बदले महिलाओं को इनकम मिलेगी, ताकि वो अपने घर का संचालन कर सके। योजना कितनी प्यारी है ये, अगर इसका कोई यूज ले तो। पन्नादायी सुरक्षा एवं सम्मान योजना, यह योजना भी महिलाओं को विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए है और उनके कल्याण के लिए है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण है पूरा का पूरा ये। इसमें 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो थे पन्नादायी सुरक्षा वाले, ये 8 मार्च महिला दिवस को प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या क्या है? पन्नादायी सुरक्षा सम्मान पुरस्कार, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनके द्वारा बालिका या सशक्तिकरण में काम किया गया है, या उसको दिया जाएगा जो व्यक्ति संस्था जो महिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। या फिर श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्ता को दिया जाएगा, या श्रेष्ठ दानदाता को दिया जाएगा, या CSR वालों को दिया जाएगा। तो ऐसे ये पुरस्कार है जिसमें जो लोग महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए काम करेंगे, उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, तो पन्नादायी सुरक्षा और सम्मान योजना, तो जो भी इसमें शामिल होंगे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में, उनको पन्नादायी सुरक्षा सम्मान है वो दिया जाएगा। ऐसी योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान अथवा अथलेवा योजना 2020 में शुरू की गई थी। ये सरकार शादी से, जो किसी बच्चे की शादी होगी तो शादी के पश्चात 50% राशि और शादी से पूर्व 50% राशि है वो पे करेगी। ये सारी पात्रता है इसमें। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग वगैरह उनकी अलग राशि है, विशेष योग्यजन की अलग राशि है। वो विशेष योग्यजन है पालनहार है, अंत्योदय की, विधवा महिलाओं की सरकार द्वारा। इसको सामान्य है तो 21,000, 10वीं पास को 31,000, स्नातक को 41,000 रुपये सहायता मिलेगी। SC ST के BPL वगैरह है तो उनको 31,000, 41,000, 51,000 की सहायता दी जाएगी। ये 50-50% के हिसाब से बांटी जाएगी। ये गरीब और जो वंचित व्यक्ति हैं उनको अपनी बेटियों की विवाह पर एक प्रकार से प्रोत्साहन है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, अभी एक सेकेंड, हाँ, ये 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा गर्भवती और जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं उनको आर्थिक
सहायता देने के उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। और इस हेतु किस हेतु किया जा रहा है ये मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। मेन टारगेट है मातृवंदना का क्या, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। क्योंकि जो प्रेगनेंसी हो रही है वो आपको पता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा हो रही है, मतलब एक हॉस्पिटल में या प्रशिक्षित दाई के द्वारा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से माता और शिशु दोनों के मरने के चांस रहते हैं। तो ऐसे प्रयास करने कि माता और शिशु की जो मृत्यु दर है वो घटाई जा सके। इस हेतु ये 5,000 रुपये देते हैं, 2 किस्तों में केंद्र सरकार देती है। और यदि दूसरे बच्चा लड़की हो तो आपके दस्तावेजों की जांच के बाद 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। ठीक है, ये राशियां थी, पहले 6500 रुपये थी, अब इसको 10,000 रुपये की राशि कर दी गई है। ठीक है, ये सरकार ने थोड़ा सा चेंज किया है। और भी सारी व्यवस्थाएं हैं। ये सामान्य महिला को 6500 रुपये और दिव्यांग महिला को 10,000 रुपये। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। अब आंगनवाड़ी केंद्र से अगर पंजीकरण करवाते हैं तो केंद्र सरकार 3,000 रुपये की राशि देती है और यही राशि राजस्थान में दिव्यांग महिलाओं को 4,000 रुपये और सामान्य महिला को 3,000 रुपये। फिर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर 6 माह बाद फिर रुपए देते हैं। कुल मिला के आपको 10,000 की राशि याद रखनी है। सामान्य महिला को 65 और दिव्यांग महिला को 10,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोरी बालिका योजना ये 1 अप्रैल 2022 से काम कर रही है। इसमें 5 आकांक्षी जिलों में इसको शुरू किया गया। किशोरी मतलब टीन एज, 14 से 18 वर्ष की किशोरियां हैं। किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना है और इसमें 42,000 किशोरियों का सर्वेक्षण कर उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों से माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु चिन्हित किया गया। नाम से पता चल जाता है इन योजनाओं का। तो इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से साथीनों के माध्यम से क्रियान्वयन किया गया। साथीन नियुक्त की जाएगी जो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करेगी। साथीन क्या करेगी? सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताएगी, अंधविश्वासों के विरुद्ध बताएगी। अभी प्रश्न कैसे आता है कि साथीन के क्या कार्य? साथीन है तो साथीन पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे महिलाओं को विभिन्न प्रकार की कुरीतियां के प्रति जागरूक करेगी, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करेगी। सामूहिक विवाह अनुदान योजना 13 जुलाई 2021 को किया। इसका मेन उद्देश्य था दहेज को खत्म करना और शादी पर होने वाले व्यय को कम करना। अगर सामूहिक विवाह होते हैं तो ये दहेज भी नहीं रहेगा और आपको पता है कि इसमें शादी पर खर्चे भी कम हो जाते हैं, गरीब आदमी बच जाता है इसमें। राज्य सरकार द्वारा प्रति जोड़े 25,000 रुपए की दर से उनको अनुदान दिया जाएगा। इसमें 21,000 रुपये वधू को, 4,000 रुपये आयोजन करने वाली संस्था को दिए जाएंगे। और इतना ही खर्चा आता है सामूहिक विवाह में। अगर थोड़ा बहुत निकाल दिया जाए तो मोटा मोटा खर्चा यही रहता है। विभिन्न समुदायों, जातियों, धर्मों के कम से कम 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए आयोजक को प्रति कार्यक्रम 10 लाख की और सहायता दी जाएगी। तो गवर्नमेंट इस पे ऊपर काम कर रही है कंटिन्यू। लाडो प्रोत्साहन योजना पे अपन ने बात कर ली ऑलरेडी और वैसे योजना महत्वपूर्ण है, बार बार आ रही है। हमने पहले कह दिया था कि 1.5 लाख की सहायता देनी है। पहले ये जननी सुरक्षा योजना के नाम से, राजश्री योजना के नाम से भी जानी गई, तो कई सारे इसके नाम दिए गए। ये वही राशि है। अभी 1.5 लाख रुपए राशि मिल रही है। मैंने इसके बारे में 2 बार पहले चर्चा कर ली। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2009 की है। बस फर्क इतना 2024-25 में इसकी राशि जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, इसलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। इसमें किसको मिलेगा? विधवा पेंशन योजना। 80 वर्ष से कम आयु की पेंशन को 300 और 80 से अधिक पेंशन को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है। और विधवा होना जरूरी है। ये राशि रहेगी 1150 रुपये प्रति माह मिलेंगे 40 से 75 वर्ष तक, और 75 वर्ष से जो अधिक है उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये केंद्र सरकार का हिस्सा है और राज्य सरकार का हिस्सा ऐड करने के बाद में ये आंकड़ा प्राप्त होता है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2013 से चली आ रही है। मुझे लगता है शिक्षा की जो योजना है उसकी हम अलग क्लास लेंगे, क्योंकि शिक्षा की योजनाएं, नवाचार और पुरस्कार, ये पाठ अध्यापक में आ जाता है।
तो उसकी अलग से अपन एक क्लास ले लेंगे, क्योंकि उसमें भी काफी कुछ योजनाएं हैं वहां पे। एकल नारी सम्मान में क्या है, सभी स्रोतों से वार्षिक आय उस एकल नारी की 48,000 से कम होनी चाहिए। अगर उसकी आय 18 से 75 वर्ष तक है तो 1150 रुपए मिलेंगे, 75 वर्ष से अधिक है तो 1500 रुपए मिलेंगे। एकल नारी की बात है ये। एकल नारी कौन हो सकती है, विधवा हो सकती है, तलाकशुदा हो सकती है, परित्यक्ता हो सकती है। ठीक है, इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है। अब पेंशन राशि भी 1150 से बढ़ाकर 1250 कर दी है, न्यूनतम पेंशन राशि भी। ठीक है, तो अब ये कितनी कर दी है, 1250 रुपए। प्रधानमंत्री पोषण योजना, ये मिड डे मील का है मामला और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। उत्सव भोज या तिथि भोज कोई व्यक्ति समाज की खुशी के अवसरों पर विद्यालय में दे सकता है। और 1 से 8 तक छात्र छात्राएं, इनको 450 कैलोरी ऊर्जा, उच्च प्राथमिक में 700 कैलोरी ऊर्जा, प्रोटीन 12 ग्राम, प्रोटीन 20 ग्राम दिया जाएगा। तो ये इसका फायदा कोई भी ले सकता है, जिनके घर पे कोई भोजन वगैरह हो तो उसे प्रधानमंत्री पोषण योजना का फायदा मिल जाता है। ये मिड डे मील का ही भाग है। वैसे पन्नाधाय बाल गोपाल योजना ये नई नहीं है, पहले ही आपको पता है कि बाल गोपाल योजना चलती थी, जिसमें बच्चों को दूध पिलाया जाता था प्रार्थना के बाद। स्टार्टिंग में तो कम दिन था, 2 दिन ही था, बाद में 7 ही दिन थे, मतलब पूरा सप्ताह दूध पिलाया जाता है। तो पहले इसका नाम बाल गोपाल योजना था और 1 से 8 तक के जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दूध पिलाना स्टार्टिंग में 2 दिन था, लेकिन अब 6 दिन पिलाया जाता है। और 421 रुपये प्रति ग्राम एक पूरा का पूरा दूध का जो पाउडर होता है वो लाया जाता है और प्रार्थना के बाद एसएमसी की तरफ से उसको पिलाया जाता है। 5वीं तक 15 ग्राम पाउडर रहता है, 150 ml दूध की मात्रा बनती है, जिसमें चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम हो जाती है। 6ठी से 8वीं तक जो 20 ग्राम पाउडर रहेगा, 200 ml उसमें दूध बनेगा, 10.2 ग्राम उसमें शक्कर मिला ली जाएगी। ये चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है, इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। बर्तन बैंक, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद में रामगंज मंडी कोटा में शुरू किया गया। ठीक है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का है। पहल नीरू यादव ने करी थी, अब पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, प्लास्टिक मुक्त गांव हेतु बर्तन बैंक योजना शुरू की गई है। स्टील के बर्तन उपलब्ध कराकर प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम किया जाएगा। ये मेन बात है, क्या किया जाएगा, स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाओ ताकि प्लास्टिक का यूज कम से कम होगा। 1000 गांव में प्रत्येक गांव को 1 लाख बर्तन के हिसाब से काम शुरू किया जा चुका है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, ये 15 नवंबर 2024 को शुरू की गई है। इस क्षेत्रीय विकास में इकोनॉमिकली सभी प्रकार के डेवलपमेंट शामिल हो जाते हैं। बजट में इसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं की गई है। यह योजना अब 18 जिलों में काम करेगी। और फिर आ जाती पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना, ये रूफ टॉप का है, मतलब सौर ऊर्जा का मामला है। ठीक है, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना ये 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई और छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना है। ये योग्य घरों को 30 माह यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और देश के 1 करोड़ घरों के छत पर ये रूफटॉप लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान में 5 लाख घरों के ऊपर सोलर जो प्लेट लगेगी। इस योजना का अनुमानित बजट 75,021 करोड़ रुपए है। ठीक है, और 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर 78,000 तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना का जो मतलब है वो है कि जो राजस्थान के 5 लाख घर हैं चुने जाएंगे, उन घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि उनको है वो सोलर ऊर्जा का भी विकास हो और हमारे यहाँ पे विद्युत की कोई कमी ना रहे। ये वही बातें हैं जो पीछे लिखी हुई थी। वैसे भी राजस्थान 7वें स्थान पे है सोलर रूफटॉप सोलर पैनल के मामले में। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव भी बनाया जाएगा। 5 लाख घर है राजस्थान के अंदर ऐसे जहां ये कार्य किया जा सकता है। सरस लाडो मायरा योजना, ये 21,000 रुपये मायरा भरा जाएगा बेटियों की शादी में, सरस भरेगा डेयरी वाला। ये निःशुल्क बिजली योजना, देखो आपको पता निःशुल्क बिजली योजना 2 चरणों में चल रही है। एक कृषि के अनुदान के रूप में चल रही है और एक आपके घरेलू अनुदान के रूप में चल रही है। घरेलू अनुदान में स्पष्ट कहा गया है कि पहले 100 यूनिट थी, अब
150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कितनी? 150 यूनिट बिजली तक कोई बिल नहीं लगेगा आपका। और जो कृषि अनुदान योजना है इसमें 1000 यूनिट थी, अब 1000 यूनिट प्रति माह का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब इसको बढ़ा के 2000 कर दिया है। मतलब जो खेती करने के लिए बिजली यूज हो रही है वहां 2000 यूनिट पर महीने तक कोई बिल नहीं आएगा, और जो घरेलू यूज कर रहे हैं वहां पे 150 यूनिट अगर आप खर्च करते हैं तब तक आपका कोई बिल है वो घर पे शून्य आएगा। 150 से ऊपर करने के बाद आपको वो चार्ज भरने पड़ेंगे, और 150 से ऊपर जितनी भी यूनिट लगेगी उतना आपका बिल बनेगा। सेम कहानी यहाँ पे है। तो इसमें आपके तकरीबन 10 लाख उपभोक्ताओं के शून्य बिल प्राप्त हुए हैं, और इधर 62 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के शून्य बिल प्राप्त हुए। इन्होंने 100 से कम यूनिट खर्च करी है। अब तो पिछले बजट में 24-25 के बजट में बढ़ा के भी कितना कर दिया है, 150 यूनिट बिजली कर दी फ्री एकदम। ठीक है, गांव में अभी बिल आते ही नहीं वैसे। चलो ये हो गया पूरा। अब नेक्स्ट क्लास होगी जो हमारी 21 तारीख को होगी, और उसमें हम देखेंगे आगे कि 15 अप्रैल तक का करंट ले लेंगे, और शिक्षा विभाग की योजनाओं पर हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, आप इसी तरह से अपना प्रेम बनाए रखें, और मैं ये करंट की क्लास कंटिन्यू करके रखूंगा आपके लिए। जितने भी राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जो सामग्री है वो लेके आऊंगा, और यहाँ पे 2 घंटे 1 घंटे आके समझा भी दूंगा। देखो इसमें तो करंट में रटना पड़ना आपको ही है, हम ज़्यादा क्या ही समझाए, फिर भी मैं 1 घंटा यहाँ आ जाता हूँ ताकि आपकी नियमितता भी बनी रहेगी, और कुछ बोलूँगा, कुछ सुन लोगे, कुछ पढ़ लोगे, तो ठीक ठाक करंट से परिचय हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बुल्ड हो जाएगा। इसी वजह से हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और आनंद से पढ़ते रहिए।